आज के इस वीडियो में हम लोग धातु एवं अधातु चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक से जो भी आपका प्रश्न बनने वाला है, फिर चाहे वो आपके एग्ज़ाम के लिए हो या फिर आपके नॉलेज के लिए, उन सभी को एकदम बेसिक से कंप्लीट करेंगे। तो आइए बिना समय बर्बाद किए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वीडियो में हम लोग क्या धातु एवं अधातु के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अभी तक जो है 118 से अधिक तत्वों का आविष्कार हो चुका है। ठीक, अब इन तत्वों को उनके गुणों के आधार पर धातु और अधातु की श्रेणी में विभाजित किया गया है। इनके गुणों के आधार पर बताया गया है कि कौन से धातु है, कौन से अधातु है। ठीक है, लेकिन इनके बीच कोई भी विभाजन रेखा स्पष्ट खींची नहीं गई है। ठीक, क्योंकि कुछ ऐसे तत्व पाए गए हैं जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण मौजूद थे। ठीक है, अब सामान्यतः धातुओं के बारे में बात करें तो ये चमकदार, आघातवर्ध, तन्य, विद्युत के सुचालक एवं अधिक घनत्व वाले ठोस होते हैं। ठीक है, इसलिए आवर्त सारणी में बाईं ओर एवं मध्य भाग में धातु तथा इसकी दाईं ओर अधातु और अक्रिय गैसें को स्थापित किया गया है। ठीक है, अब उपधातुओं के द्वारा धातुओं एवं अधातुओं को अलग किया गया है। ठीक है, तो आइए इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए, उपधातुओं के द्वारा जो धातु एवं अधातुओं को अलग अलग किया गया है वो कुछ इस प्रकार से विभाजित है, जिससे कि जो भी तत्व पाए गए हैं, ठीक है, उनको क्या किया गया है, 3 भागों में विभाजित करके रखा गया है। सबसे पहला धातु, दूसरा अधातु, और जिनमें दोनों के गुण पाए जाते हैं वो है उपधातु। ठीक है, तो धातु में आपका कौन कौन सा तत्व आ जाता है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तांबा, जस्ता, लोहा, सोना, पारा, चांदी, प्लेटिनम, रेडियम, यूरेनियम इत्यादि जो भी है क्या धातु में आता है। ठीक, अधातु की बात किया जाए तो यहाँ पे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, क्लोरीन, गंधक, ब्रोमीन, आयोडीन गैसें जो भी है इत्यादि ये अधातु के रूप में आता है। ठीक, बाकी जो बचे उन्हें क्या बोरॉन जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, स्टैटिन इत्यादि जो भी है क्या उपधातु की श्रेणी में इनको रखा गया है। ठीक है, तो जो भी तत्व है कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। कौन कौन, धातु, अधातु और उपधातु। इनके उदाहरण की बात करें तो ये जो सभी हाइड्रोजन जैसे गैसें हैं ये सब क्या अधातु है। ठीक, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि ये सब क्या है आपका धातु है। ठीक, उसके बाद जो ये सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन और आर्सेनिक ये सब जो है आपके उपधातु के श्रेणी में आते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, धातुओं का अध्ययन। यहाँ पे हम लोग केवल अभी सबसे पहले धातु के बारे में जानेंगे कि धातु क्या होता है। ठीक, तो देखिए, मानव को पाषाण युग से ही धातु की जानकारी थी। ठीक, कब से, पाषाण युग से ही मानव को क्या थी, धातु की जानकारी थी। प्राचीन काल में सिर्फ 8 धातु ज्ञात थे। ठीक है, प्राचीन काल में जो है केवल और केवल सिर्फ 8 धातु ही ज्ञात थे, जिसमें कौन कौन थे, सोना, चांदी, तांबा, टीन, सीसा, लोहा, पारा तथा एंटीमनी। ठीक, वही जब 18वीं शताब्दी के अंत तक लगभग 20 धात्विक तत्वों की जानकारी हो चुकी थी। ठीक है, वहीं 1869 आते आते मेंडलीफ ने एक आवर्त सारणी बनाई जिसमें लगभग 60 तत्व थे, किंतु आजकल आधुनिक आवर्त सारणी का उपयोग किया जाता है जिसमें लगभग कितने
80 से अधिक धातुओं के बारे में जानकारी मिलती है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग धातुओं के गुण देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए धातुओं में क्या भौतिक गुण की बात करें तो धातु के भौतिक गुण कुछ इस प्रकार है। जैसे धातु का अंग्रेजी रूपांतरण जिसे मेटल्स कहा जाता है, ठीक है, उन मेटल्स को के 6 अक्षर जो है जैसे METALS के अनुरूप ही इनके गुणों का वर्णन है। ठीक, जैसे सबसे पहले मेटल में क्या आता है M, तो यहाँ पे हम लोग M का बात करें तो M का मतलब होता है मेलेएबिलिटी। ठीक, जिसका उदाहरण होता है क्या, शाब्दिक अर्थ जो होता है आपका आघातवर्धनीयता होता है। ठीक, इसमें जो है अधिकांश धातुएं आघातवर्ध होती है। इसे हथौड़े से पीटकर पतला चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। और सबसे ज़्यादा आघातवर्धक धातु जो होता है वो क्या होता है, सोना होता है। सोना को पीटकर 0.0004 mm पतली चादर भी बनाई जा सकती है। ठीक है, इसकी तन्यता जिसे डक्टिलिटी बोला जाता है, इसके बारे में बात किया जाए तो धातुएं तन्य होती है। ठीक, इसे खींचकर पतला तार बनाया जा सकता है। इसे सबसे तन्य धातु जो होता है क्या है, सोना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसकी तन्यता भी देख लिए। अब देखेंगे क्या, मेल्टिंग पॉइंट यानी कि द्रवनांक। तो देखिए अधिकांश धातुओं का द्रवनांक उच्च होता है। सोडियम, पोटेशियम इत्यादि के द्रवनांक कम होते हैं। ठीक है, सबसे उच्च द्रव्यनांक जो होता है 34,000 डिग्री सेल्सियस वाला धातु जिसे टंगस्टन है। ठीक है, अपवाद की बात करें इसमें तो कार्बन, सिलिकॉन जो कि अधातु की द्रव्यनांक क्या होता है, उच्च होता है। इसमें जो है अपवाद में क्या क्या पाया जाता है, कार्बन और सिलिकॉन। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग मेटल का दूसरा जो अक्षर है उसको देखेंगे, क्या है, वो है ई। इसका मतलब होता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब जो होता है वो है प्रत्यास्था। तो देखिए धातुएं प्रत्यास्थ होती हैं। अपवाद में जो है इसमें प्लास्टिक, गंधक ये जो आएंगे वो क्या है, आपके अधातु की श्रेणी में आते हैं, जो कि अपवाद है। इसको हम लोग बेसिकली क्या धातु के रूप में ही जानते हैं। अब यहाँ पे इसकी वैद्युत चालकता की बात करें यानी कि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की बात किया जाए तो धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है, और चांदी विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है तथा सीसा सबसे कम चालक होता है। वही विद्युत चालकता का क्रम इस प्रकार है जिसमें आपका सबसे पहला Ag यानी कि चांदी आता है, फिर आपका कॉपर आता है, उसके बाद Au यानी कि आपका सोना आता है। ठीक है, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद आपका आता है टंगस्टन। इसमें भी जो है आपका ग्रेफाइट एक अपवाद में पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों का जो तीसरा अक्षर है इसमें का टी। यहाँ पर जो हमारा टी अक्षर से बनने वाला है वो है थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, यानी कि उष्म चालकता। तो देखिए धातुएं ऊष्मा का सुचालक होती है। ठीक, चांदी ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है और सीसा जो होता है वो सबसे कम चालक होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है कठोरता। ठीक है, यानी कि हार्डनेस या थॉगनेस। तो यहाँ पे देखिए धातुएं कठोर होती है पर सोडियम, पोटेशियम इत्यादि ये भी धातु है लेकिन ये क्या होती है, मुलायम होती है। ठीक है, वहीं इसमें मिश्रण की बात किया जाए एलॉय की। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग का चौथा जो लेटर है जो है क्या, ए। ठीक है, मेटल में
टी के बाद क्या आता है, ए आता है। ए का मतलब होता है एलॉय फॉर्मेशन, ठीक है, यानी कि मिश्र धातु का निर्माण। तो देखिए धातुएं मिश्र धातु का निर्माण करती है। मिश्र धातु के निर्माण में धातु की तन्यता और आघात वर्धनीयता बढ़ जाती है, ठीक है। इसमें जो अपवाद पाया जाता है वो होता है कार्बन, जो कि क्या होता है, अधातु होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों का जो 5वां लेटर होता है वो होता है एल, ठीक है। एल का मतलब होता है लस्टर, यानी कि चमक। तो देखिए धातु में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, ठीक, जिसे धातुई चमक कहते हैं। सभी धातु में चांदी की तरह श्वेत होती है, ठीक है। इसमें जो अपवाद पाया जाता है वो होता है सोना, जो कि पीला होता है, ठीक। और वहीं तांबा की बात किया जाए तो वो लाल एवं भूरा दोनों होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे मेटल्स का सबसे लास्ट जो लेटर बनता है वो है एस, ठीक। एस का मतलब होता है सॉलिड, यानी कि ठोस। तो देखिए धातुएं प्रायः ठोस द्रव्य जिसे क्लोज्ड पैक्ड मैटर आयन के रूप में भी जानी जाती है, ठीक है। इसमें जो होता है अपवाद की बात किया जाए तो इसमें पारा, फ्रांसियम, गैलियम इत्यादि होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए, धातुओं के जो भौतिक गुण थे उन सभी को जान लिए। अब यहाँ पे धातुओं के क्या करेंगे, रासायनिक गुण के बारे में जानेंगे। तो देखिए कुछ धातुएं विद्युत क्रियाशील होती है तथा कुछ कम, ठीक। धातुओं के परमाणु अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, ठीक। ऐसी धातु जो आसानी से अल्प समय में ही अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है वो अधिक क्रियाशील होती है, किंतु कुछ धातुएं अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से नहीं करती है, वे कम क्रियाशील होती है, ठीक है। तो धातुओं का रासायनिक गुण में हम लोग क्या देखें कि जो धातुएं अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा रखती है, ठीक है, उसे हम लोग क्या अधिक क्रियाशील बोलते हैं। और जो कम रखती है उसे क्या करते हैं, कम क्रियाशील के रूप में जानते हैं। तो यहाँ इसमें जो हम लोग का सबसे पहला टॉपिक बनने वाला है वो बनेगा विद्युत धनात्मकता, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो यहाँ पे देखिए धातुओं की बाह्यतम कक्षा में क्या होता है, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसे धातुएं आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देती है, इस कारण धातुएं क्या होती है, विद्युत धनात्मक होती है, ठीक है। जैसे हम लोग का क्या होता है Na यानी कि सोडियम, ये क्या करता है अपना जब इलेक्ट्रॉन खोता है, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन खोएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग का पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होता है हम लोगों का नेगेटिव होता है, ठीक, यानी कि ऋणात्मक होता है। और जब ये अपना ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन खो देता है तो ये क्या हो जाता है, धनात्मक में बदल जाता है, ठीक है। उसी टाइप से हम लोगों का जो है यहाँ पे मैग्नीशियम है, ठीक है, ये भी जब अपना 2 गो इलेक्ट्रॉन खोएगा तो यहाँ पे क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन इसमें से हट जाएगा तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिविटी प्राप्त होगी, ठीक है। जब नेगेटिविटी इसमें से ख़त्म होगा तो जाहिर सी बात है कि पॉजिटिविटी इसको प्राप्त होगी, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला जो टॉपिक है इसमें हम लोग का है वो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, ठीक है, यानी कि रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन। देखिए धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धात्विक ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। जैसे M+O2 ये अभिक्रिया करके क्या बनाएगी, M2OX, ठीक है, जहाँ पे X हम लोग का क्या है, धातु की संयोजकता है, ठीक है। ये जो हम लोगों का X है वो क्या है, धातु की संयोजकता। जैसे 4Na यानी कि 4 गो सोडियम प्लस O2, ये जब अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगी, 2Na2O, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, धातुओं के ऑक्साइड
भस्मीय प्रकृति के होते हैं, ठीक। लेकिन Al2O3, ZnO, PbO2, SnO आदि ये जो है आपके उभयधर्मी होते हैं, ठीक है। तीसरा की बात किया जाए इसमें तो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक। क्या? रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन। तो कुछ अधिक विद्युत धनात्मक धातुएं जो होती है हाइड्रोजन के साथ गर्म करने पर आयनिक यौगिक हाइड्राइड बनाती है, ठीक। जैसे 2Na+H2 को अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या 2NaH बनाएगा, ठीक। वहीं पे हम लोग 2Li+H2 को अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे हम लोग का 2LiH बनेगा, ठीक है। यहीं पे अगर हम लोग Ca+H2 को अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे CaH2 बनेगा, ठीक है। अगला जो टॉपिक है हम लोग का वो है जल के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ वाटर। तो देखिए धातुएं जल के साथ अभिक्रिया कर धातु के ऑक्साइड एवं हाइड्रो ऑक्साइड बनाती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ठीक है। जैसे M+H2O को अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे M2ON+H2 धन आयन बनाएगी, ठीक है। जहाँ पे हम लोगों का N क्या होता है, N धातुओं की संयोजकता होती है, ठीक है। तब हम लोगों का क्या हो जाएगा M+H2O जब अभिक्रिया कर लेंगी तो वहाँ पे MOHN+H2 धनात्मक बनेगा, ठीक है। इसमें जो अपवाद होता है वो है उत्कृष्ट धातु है जैसे Ag, Au, Pt इत्यादि, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अम्ल के साथ अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन विथ एसिड। तो देखिए अधिकांश धातुएं तनु अम्ल से अभिक्रिया कर लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाती है, ठीक। जैसे M+ अम्ल ये क्या बनाएगी लवण +H2 धनात्मक, ठीक है। जैसे में 2Na+2HCl ये जो है अभिक्रिया करके 2NaCl+H2 बनाएगी, ठीक। Ca+H2SO4 ये अभिक्रिया जब करेगी तो यहाँ पे CaSO4+H2 धनात्मक बनाएगी, ठीक है। वहीं पे Zn+2HCl की बात करें तो ये अभिक्रिया करके क्या बनाएगी ZnCl2+H2 धनात्मक, ठीक है। यहाँ पे अगर उत्कृष्ट धातुओं की बात किया जाए तो जैसे Ag, Au, Pt, Hg इत्यादि तनु अम्ल से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। ये सभी तनु अम्ल के साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं और लवण एवं जल बनाते हैं। जैसे 2Hg+2SO4+O2 ये जब अभिक्रिया करेंगी तो क्या 2HgSO4+2H2O बनाएंगे, ठीक है। अगला जो है हम लोग का क्या है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। तो देखिए धातु है क्लोरीन से संयोग कर आयनिक यौगिक धात्विक क्लोराइड बनाती है, ठीक है। जिसमें हम लोग का M+Cl2 अभिक्रिया करके MClN बनाएगी जहाँ पे N हम लोगों का पता है कि धातुओं की संयोजकता होता है, ठीक। जैसे 2Na+Cl2 ये जब अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा 2NaCl का निर्माण होगा। वहीं पे अगर Mg+Cl2 अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पे MgCl2 का निर्माण होगा जो कि आपकी धातुओं की उपस्थिति में होगा, ठीक है। अब देखिए धातुओं की उपस्थिति में हम लोगों का जो टर्म बनता है उसमें सबसे पहला टर्म बनेगा मुक्त अवस्था यानी कि नेटिव और फ्री स्टेट, ठीक है। इसमें हम लोगों का अगर सोना की बात करें तो सोना और प्लैटिनम सिर्फ मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक। चांदी, तांबा और पारा की बात करें तो आंशिक रूप से मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। यहीं पे हम लोग का दूसरा टॉपिक की बात किया
तो यहाँ पे होता है संयुक्तावस्था यानी कि कॉम्बाइंड स्टेट। तो देखिए अधिकांश धातुएं प्रकृति में संयुक्तावस्था में दूसरे तत्वों के साथ ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट, सिलिकेट, यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, जिनमें क्या होता है खनिज, अयस्क इत्यादि। अगर खनिज की बात करें तो मुक्त धातु या उनके यौगिकों से युक्त वे प्राकृतिक पदार्थ जो भूपर्पटी में पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा अयस्क की बात करें तो देखिए अयस्क वे खनिज हैं जिनसे आसानी से और कम खर्चे में धातु निष्कर्षित की जा सकती है। ठीक है, तो खनिज क्या होता है, तो मुक्त धातु या उनके यौगिक से युक्त वे प्राकृतिक पदार्थ है जो भूपर्पटी में पाए जाते हैं। यानी कि मुक्त अवस्था में जो भी खनिज, जो भी आपके प्राकृतिक पदार्थ है जो आपके पृथ्वी के अंदर से पाया जाता है उन्हें हम लोग खनिज बोलते हैं। ठीक, और जो अयस्क होता है वो भी क्या खनिज ही है, लेकिन इन्हें कम खर्च में धातु में निष्कर्षित किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे अगर सभी अयस्क खनिज है परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं है, इन टॉपिक्स पे बात किया जाए तो इसमें हम लोगों का उदाहरण में धातु और खनिज आता है। ठीक, जैसे धातु की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का सोडियम। वही इस सोडियम से हम लोग का जो खनिज बनने वाला है वो क्या है, रॉक साल्ट, चिली सॉल्ट पीटर। ठीक है, वही अगर जस्ता धातु की बात किया जाए तो इससे जो हम लोगों का खनिज बनने वाला है वो है जिंक ब्लेड, कैलेमाइन। ठीक, अगला जो है हम लोग का कैल्शियम धातु से जो भी खनिज बनने वाला है वो है कैल्साइट या चूना पत्थर या फिर जिप्सम। ठीक है, अब इन सभी तत्वों को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके देखेंगे। तो इनमें हम लोग का सबसे पहला जो तत्व आएगा वो होता है लोहा। ठीक है, तो लोहा के अगर संकेत की बात करें तो यहाँ पे Fe होता है। ठीक, वही लोहा की परमाणु संख्या की बात करें तो वहाँ पे 26 हो जाएगा। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात किया जाए तो वहाँ पे 1s², 2s², 2p6, 3s² और 3p6, 3d6, 4s² आएगा। ठीक है, वहीं इसके वर्ग की बात किया जाए कि ये कौन से वर्ग में पाया जाता है तो आठवां वर्ग में पाया जाता है। ठीक है, आवर्त की बात करें तो कौन से आवर्त में पाया जाता है तो ये चौथा आवर्त में पाया जाता है। वही इसके परमाणु द्रव्यमान की बात किया जाए तो इसका परमाणु द्रव्यमान जो होगा 55.58। ठीक है, वहीं पे अगर लोहा के मुख्य अयस्क की बात किया जाए, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है हेमेटाइट। ठीक है, हेमेटाइट को हम लोग Fe2O3 के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आता है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट को Fe3O4 के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है लिमोनाइट। लिमोनाइट को 2Fe2O3 × 3H2O के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है आयरन पायराइट, ठीक है, जिसे FeS2 के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है सीडेराइट, जिसे FeCO3 के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे लोहा के निष्कर्षण की बात किया जाए तो देखिए लोहा का निष्कर्षण जो होता है प्राय उसके ऑक्साइड अयस्क हेमेटाइट, जिसे Fe2O3 से के नाम से जानते हैं, उससे किया जाता है। ठीक, लोहे का निष्कर्षण निम्नलिखित चरण में होता है। इसमें सबसे पहले सांद्रण आता है, उसके बाद जारन या भंजन आता है और भी आता है, जिसमें हम लोग सबसे पहले अगर सांद्रण की बात करें तो ये देखिए चूर्णित अयस्क का सांद्रण चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, वही इसके जारन या भंजन की बात किया जाए तो यहाँ पे सांद्रित हेमेटाइट अयस्क का चूर्णित कोक के साथ एक भट्टी में गर्म हवा के प्रवाह से गर्म किया जाता है। फिर जारन के फलस्वरूप निम्नलिखित अशुद्धियाँ अयस्क से बाहर निकल जाती है। ठीक है, जैसे
अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित आर्सेनिक, सल्फर, कार्बन और ऑक्सीकृत होकर क्रमशः आर्सेनिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल आते हैं। ठीक है, जैसे 2As प्लस 3O2 अभिक्रिया करके यानी कि इसका हम लोग क्या करेंगे, निष्कर्षण करेंगे। तो यहाँ पे ये जो बनने वाला है 2S2O3 बनने वाला है। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग सल्फर की बात करें तो यहाँ पे S प्लस O2 जो होगा वो जब निष्कर्षण करेगा तो यहाँ पे H2O बनेगा। ठीक है, वही C की बात करें, C यानी कि आपका कार्बन, तो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, ऑक्सीकृत होगा, तो यही निष्कर्षण करके क्या बनाएगा, CO2। ठीक है, दूसरा जो हम लोग का टॉपिक इसमें बनने वाला है, नमी जलवाष्प के रूप में बाहर निकल जाती है। ठीक है, उसके बाद फेरस ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है, जैसे 4FeO प्लस O2, ये निष्कर्षण करके क्या करेगा, 2Fe2O3 बनाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग का क्या होता है, अयस्क छिद्रयुक्त बन जाता है, जिससे अयस्क क्या अवकरण आसान हो जाता है। इसमें हम लोग का निष्कर्षण में तीसरा जो टॉपिक बनने वाला है वो बनेगा अयस्क का अवकरण या प्रगलन। ठीक है, तो इसमें जड़ित अयस्क को एक वात्य भट्टी में अवकृत किया जाता है। ठीक, जिसे ढलवा लोहा प्राप्त होता है। अगर लोहे की प्रकार की बात किया जाए तो यहाँ पे लोहा मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, जिसमें आपका सबसे पहला ढलवा लोहा आता है, उसके बाद पिटवा लोहा आता है, उसके बाद आपका इस्पात आता है। ठीक, तो ढलवा लोहा जो होता है इसमें कार्बन की प्रतिशत सबसे अधिक होती है। ठीक, जो कि 2 से 5% होती है। इसमें अशुद्धि के रूप में फास्फोरस, सिलिकॉन, मैग्नीज, सल्फर इत्यादि पाए जाते हैं। ठीक, इस कारण यह भंगुर होता है, यह ताप नहीं होता है। ठीक है, अतः इसे निम्न कोटि का लोहा माना जाता है। दूसरा जो लोहा होता है हम लोग का पिटवा लोहा, यह लोहे का शुद्धतम रूप होता है। ठीक है, इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा जो होता है 0.1% से 0.25% तक होती है। यह आघातवर्धनीय और तन्य होता है, इसे चादरें और तार बनाए जाते हैं। ठीक है, इसमें का जो हम लोग का तीसरा टॉपिक है वो है इस्पात। ठीक है, जो हम लोग का लोहा का तीसरा रूप होता है वो क्या होता है, इस्पात, जिसे स्टील के नाम से भी जानते हैं। तो यह लोहा जो होता है कार्बन का मिश्र धातु होता है। इसे कार्बन की प्रतिशतता जो होती है 0.1% से 1.5% तक होती है। तो यहाँ पे कार्बन की प्रतिशतता आधार पर इसे 3 किस्मों में वर्गीकृत किया गया है, जो कि निम्नलिखित है। इसमें सबसे पहला जो भाग आता है वो है मृदुल इस्पात। ठीक, यानी कि लो स्टील। तो इसमें कार्बन की मात्रा जो होती है 0.1% होती है। ठीक है, यह तन्य और आघातवर्धनीय होता है, इसे चादर और तार बनाए जाते हैं। दूसरा जो होगा हम लोग का मध्यम इस्पात यानी कि मिल्ड स्टील। इसमें कार्बन की मात्रा जो होती है 0.2% होती है। ठीक, यह मृदुल इस्पात से कठोर होता है। इसका उपयोग रेल लाइन, जहाँ पे पुल इत्यादि बनाने में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का आता है कठोर इस्पात यानी कि हार्ड स्टील। इसमें कार्बन की प्रतिशतता जो होती है 1.5% होती है। इसका उपयोग कृषि औजारों के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग अगले टॉपिक्स की बात करें तो उसमें आता है हम लोग का क्या, तांबा। ठीक है, तांबा जो है हम लोग का धातु है। इसके डिटेल्स की बात करें तो सबसे पहले इसे संकेतिक कैसे से किया जाता है, तो Cu यानी कि कॉपर। ठीक है,
इसके परमाणु संख्या की बात करें तो परमाणु संख्या जो होता है 29 होता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 3d10, 4s1, ठीक है। इसके आवर्त की बात करें कौन से आवर्त में पाया जाता है तो ये चौथा आवर्त में पाया जाता है, ठीक है। इसके वर्ग की बात करें तो ये IB वर्ग में पाया जाता है। इसके मुख्य अयस्क की बात किया जाए तो देखिए इसमें आता है कॉपर ग्लास, जिसे Cu2s के रूप में भी जानते हैं। उसके बाद आता है ब्यूपराइट, जिसे CuO2 के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है मेलेकाइट या एज्यूराइट, जिसे 2CuCO3 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कॉपर पाइराइट, जिसे CuFeS2 के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर इसके निष्कर्षण की बात किया जाए तो देखिए तांबा का निष्कर्षण उसके सल्फाइड अयस्क कॉपर पाइराइट, जिसे हम लोग चेल्कोपाइराइट से पाइराइट के नाम से भी जानते हैं, उससे किया जाता है, ठीक है। इसके निष्कर्षण का मुख्य चरण कुछ इस प्रकार है, जिसमें सबसे पहला आता है सांद्रण, दूसरा भंजन, ठीक है। इसके बाद अगर इसमें सांद्रण की बात किया जाए तो अयस्क का सांद्रण जो होता है फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है, ठीक है। फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। दूसरा जो यहाँ पे जारण या भंजन की बात किया जाए तो देखिए सांद्रित अयस्क को एक प्रतिक्षेपण भट्टी यानी कि रिकवर रोटरी फर्नेस में हवा के प्रवाह में जारित किया जाता है, ठीक है। जारण के फलस्वरूप निम्नलिखित परिवर्तन होता है, जिसमें आपका सबसे पहला परिवर्तन जो होता है नमी वाष्पित हो जाती है, ठीक है। दूसरा जो परिवर्तन होता है वो आर्सेनिक, एंटीमनी आदि वाष्पशील अशुद्धियाँ वाष्पित हो जाती है, ठीक है। तीसरा जो होगा इसमें कॉपर पाइराइट कॉपर एवं लोहा के सल्फाइड एवं अधिकांश ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, ठीक है। जैसे 2CuFeS2 प्लस O2 अभिक्रिया करके क्या करेंगे Cu2s प्लस 2Fe प्लस H2O का निर्माण करेगी, ठीक है। अगला जो होगा इसमें सल्फाइड का आंशिक रूप से ऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो जाता है, ठीक है। जैसे 2Cu2s प्लस 3O2 अभिक्रिया करके 2Cu2O प्लस 2SO2 का निर्माण करेगी, ठीक है। अगला जो हम लोग का यहाँ पे धातु आता है वो है हम लोग का एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम की अगर संकेत के बात किया जाए तो यहाँ पे Al से संकेत किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसके परमाणु संख्या की बात करें तो यहाँ पे 13 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p1 होता है, ठीक। आवर्त सारणी की बात किया जाए तो ये तीसरे आवर्त में पाया जाता है। वर्ग की बात किया जाए तो ये जो है 3rd A में पाया जाता है, ठीक है। इसके परमाणु द्रव्यमान की बात किया जाए तो इसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है 26.27 होता है। संयोजकता की बात किया जाए तो इसमें संयोजकता 3 होता है, ठीक है। इसके मुख्य अयस्क की बात किया जाए तो इसमें इसका जो मुख्य अयस्क है फेल्सपोर है, इसे KAlSi3O8 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है बॉक्साइट। बॉक्साइट को Al2O3 × 2H2O के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। उसके बाद क्रायोलाइट। क्रायोलाइट को Na3AI_F6 के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है कोरंडम। कोरंडम जो होता है आपके एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क होता है, ठीक है। इसका जो संकेत होता है इसे दूसरे नाम में किसके नाम से जानते हैं तो Al2O3 के नाम से, ठीक है। अगर बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम का निष्कर्षण की बात किया जाए
तो निष्कर्षण में प्रयुक्त होने वाले चरण निम्नलिखित है, जिसमें सबसे पहला आएगा अयस्क का सांद्रण, उसके बाद द्रवित एल्यूमिनियम का विद्युत विच्छेदन द्वारा अवकरण, उसके बाद थर्ड में आएगा एल्यूमिनियम का शुद्धिकरण। ठीक है। अब इसके यदि रासायनिक गुण की बात किया जाए तो रासायनिक गुण में इसका जो आता है सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया। ठीक है। तो जब एल्यूमिनियम सांद्र NaOH घोल में प्रतिक्रिया करता है तो सोडियम एल्यूमिनेट बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ठीक है। जैसे 2NaOH प्लस 2H2O प्लस 2Al2 ये अभिक्रिया जब करेगी तो क्या होगा, 2NaAI NaAl O2 प्लस 3H2 बनेगा। ठीक है। दूसरा जो होगा अवकरण गुण, तो यह एक अवकारक भी है जो धातुओं के ऑक्साइड से अवकृत कर धातु देता है। जैसे 2Al प्लस FeO3 अभिक्रिया करके क्या Al2O3 प्लस 2Fe देता है। ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो है नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। ठीक है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम सांद्र अथवा नाइट्रिक अम्ल HNO3 से प्रतिक्रिया कर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, जिसकी परत एल्यूमिनियम के ऊपर बैठ जाती है। इस कारण एल्यूमिनियम का अम्ल से संपर्क टूट जाता है, अतः एल्यूमिनियम निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग धातुओं के उपयोग के बारे में बात करें तो देखिए धातु मनुष्य के 3 रूप में उपयोगी है। सबसे पहला शुद्ध धातु, उसके बाद मिश्र धातु और तीसरा जो है आपके यौगिक। ठीक है। यहाँ पे अगर शुद्ध धातु की बात किया जाए तो शुद्ध धातुओं का उपयोग अनेक आवश्यक सामग्रियों के निर्माण में होता है। एल्यूमिनियम तांबा का उपयोग विद्युत संधारित्र, कल पुर्जे और घरेलू बर्तन बनाने में किया जाता है। ठीक है। सोना और चांदी का उपयोग जो होता है आभूषण बनाने में किया जाता है। पारा का उपयोग तापमापी यानी कि थर्मामीटर बनाने में किया जाता है। वहीं पे टाइटेनियम जो होता है, टाइटेनियम का द्रवनांक एवं प्रतिरोध उच्च होता है। इसके निम्नलिखित उपयोग है। सबसे पहला अंतरिक्ष विज्ञान में। ठीक है। दूसरा जो होता है हवाई जहाज एवं नाभिकीय रिएक्टर बनाने में। तीसरा जो है सैन्य उपकरण बनाने में। इस कारण टाइटेनियम को सामरिक धातु या राजनीतिक धातु भी कहा जाता है। अगला जो टॉपिक है वो है हम लोग का मिश्र धातु। तो मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण है। ठीक है। जिसे अवयव द्रवित अवस्था में निश्चित अनुपात से मिले रहते हैं। ठीक है। मिश्र धातु की विशेषता की बात किया जाए तो मिश्र धातु की विशेषताएं निम्नलिखित है। ठीक। इसमें सबसे पहला मिश्र धातु सामान्यतः ठोस पदार्थ है और यह धातु की सदृश ही कार्य करता है। ठीक है। दूसरा जो विशेषता है वो है धातु का संक्षारण नहीं होता है, इसलिए संक्षारण या जंग लगने पर जंग लगने की जो प्रक्रिया होती है उसको रोकने के लिए मिश्र धातु बनाई जाती है। ठीक है। तीसरा जो विशेषता है इसमें धातुओं की अपेक्षा यह अधिक कठोर होता है। चौथे विशेषता की बात करें तो यहाँ पे इसका द्रवनांक जो होता है धातुओं की तुलना में कम होता है, जिससे धातुओं की उपयोगिता बढ़ जाती है। ठीक है। जैसे में सोल्डर का द्रवनांक 100 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है, इसलिए इसका उपयोग फ्यूज तार में के रूप में किया जाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा जो टॉपिक आता है वो है धातुओं के यौगिक। तो धातु के यौगिकों का भी मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, अर्थात साधारण नमक जैसे NaCl, ठीक,
वॉशिंग सोडा जिसे Na2CO3 बोला जाता है, चूना जिसे CaO बोला जाता है, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस इत्यादि अति महत्वपूर्ण यौगिक है। ठीक है, अब इसमें हम लोग यदि साधारण नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड है जिसे NaCl के नाम से जानते हैं, इसकी बात किया जाए तो यह प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका मुख्य स्रोत समुद्री जल यानी कि खाद्य जल है। ठीक है, यह गर्म सोडियम पर क्लोरीन गैस प्रभावित करने पर सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl का निर्माण होता है। जैसे 2Na प्लस Cl2, इसको अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे 2NaCl प्राप्त होगा। ठीक है, इसके गुण की बात करें तो यह एक आयनिक यौगिक है जो जल में अति घुलनशील होता है। ठीक, दूसरा गुण की बात करें तो इसका द्रवणांक जो होता है वो 815 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, तीसरे गुण की बात करें तो यह एक श्वेत रवादार ठोस होता है। ठीक है, अगला जो है वो है सिल्वर नाइट्रेट जिसे AgNO3 के नाम से भी जानते हैं। इसके घोल से प्रतिक्रिया कर सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl का दही जैसा श्वेत अवक्षेप देता है। ठीक है, जैसे कि AgNO3 प्लस NaCl को जब अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे AgCl प्लस NaNO3 का निर्माण करेगा। ठीक है, अगला जो इसका गुण है वो है शुद्ध NaCl खुली हवा में रखने पर नहीं पसीजता है, किंतु अशुद्ध सोडियम क्लोराइड को खुला हवा में रखने पर वह पसीजता है, अर्थात नमी सोखता है। ठीक है, इसके उपयोग की बात किया जाए तो इसका उपयोग भोजन बनाने में किया जाता है। ठीक, दूसरा जो है बेकिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में भी होता है। तीसरा जो है बर्फ़ के साथ मिलाने पर इसका ताप 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है, इस कारण इसका उपयोग हिमकारी मिश्रण के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के जिसे NaHCO3 के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो होता है खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। ठीक है, इसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट जिसे Na2HCO3 का अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पर इसके उदाहरण की बात किया जाए तो यहाँ पर Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 जब आपस में मिलकर अभिक्रिया करती है तो यहाँ पे आपका 2NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक है, अगर इसके गुण की बात किया जाए तो यह एक श्वेत रवादार ठोस होता है। ठीक है, इसका जो है जलीय घोल क्षारीय होता है, यह जल में कम विलेय होता है। ठीक है, अगला जो गुण है इसका वो है 100 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ठीक है, अगला जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होने के कारण इसका उपयोग बेकिंग सोडा की तरह होता है। ठीक है, 4 नंबर जो हम लोगों का गुण है इसमें वो है यह तनु या सांद्र अम्ल तथा HCl H2SO4 इत्यादि से संयोग कर तदनुरूपी लवण एवं कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ठीक है, अगर इसके उपयोग की बात किया जाए तो इसका उपयोग अग्निशामक के रूप में होता है। ठीक, बेकिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम हाइड्रोजन ट्राइट्रेट का मिश्रण है। इस मिश्रण को गर्म करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम हाइड्रोजन टाइट्रेट के बीच अभिक्रिया होने से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। ठीक है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के निकलने के कारण केक फूलकर मुलायम और हल्के हो जाते हैं। अगला जो है कली चूना। कली चूना जो होता है इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO होता है। ठीक,
इसके बनाने की विधि की बात किया जाए तो जब चूना पत्थर को 1000 डिग्री सेल्सियस पर 1000 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर एक भट्टी में गर्म किया जाता है तो चूना पत्थर यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर कली चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ठीक है। इसके गुण की बात किया जाए तो इसका जो पहला गुण होता है वो है कली चूना सफ़ेद बेरवादार पदार्थ है। ठीक। इसका द्रवणांक जो होता है 2597 डिग्री सेल्सियस तक होता है। दूसरा गुण की बात किया जाए यह जल से प्रतिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ऊष्मा मुक्त होती है। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। ठीक है। इस प्रक्रिया को भड़काना तथा प्राप्त बुझे हुए चूने को भड़की चूना कहा जाता है। ठीक। इसके तीसरे गुण की बात किया जाए तो लाल तप्त कली चूना पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बनती है। ठीक है। अगला जो इसका गुण है वो है कली चूना को कार्बन के साथ गर्म करने पर कैल्शियम क्लोराइड बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मुक्त होती है। इसके उपयोग की बात किया जाए तो सबसे पहला उपयोग जो होता है इसमें सीमेंट उपयोग में ज़्यादातर यूज होता है। ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज होता है, लाइम प्रकाश उत्पन्न करने में होता है, उसके बाद गारे के रूप में और पुताई कार्य में भी होता है, उसके बाद कांच के उत्पादन में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है। अगला टॉपिक है हम लोग का विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण जो होता है इसका अनुसूत्र जो होता है CaOCl फिर Cl होता है। ठीक है। इसके बनाने की विधि की बात करें तो भखरा चूने पर 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से विरंजक चूर्ण बनता है। अगर इसके गुण की बात किया जाए तो गुण में सबसे पहला जो होता है यह श्वेत चूर्ण है। ठीक है। जिसमें क्लोरीन गैस गंध आती है। ठीक। क्लोरीन गैस जैसी गंध आती है। दूसरा गुण जो है यह जल में घुलनशील होता है। ठीक। अतः घुलकर क्लोरीन गैस देता है। तीसरा जो गुण है इसका इथाइल अल्कोहल और एसीटोन के साथ आर्द्र विरंजक चूर्ण को गर्म करने पर क्लोरोफॉर्म बनता है। ठीक है। अगर इसके उपयोग की बात करें तो जल को शुद्ध करने में कीटाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग होता है। कागज तथा कपड़ा उद्योग में विरंजक के रूप में इसका उपयोग होता है। ऑक्सीजन, क्लोरोफॉर्म, क्लोरीन इत्यादि के निर्माण में इसका उपयोग होता है। यहाँ पे हम लोग का जो अगला टॉपिक आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखिए अर्ध जल योजित कैल्शियम सल्फेट को सामान्यतः प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। इसका अनुसूत्र जो होता है CaSO4 2H2O होता है। ठीक है। तो जब जिप्सम CaSO4 2H2O को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ठीक है। इसके गुण की बात करें तो यह उजले रंग का चूर्ण होता है। ठीक है। फिर अभिक्रिया कर पुनः जिप्सम में परिणत हो जाता है। इस कारण यह कड़ा और छिद्र युक्त बन जाता है। ठीक है। इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग मूर्ति का सांचा बनाने में किया जाता है। ठीक। दूसरा जो है शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने हेतु प्लास्टर करने में किया जाता है। उसके बाद प्रयोगशाला में धूप आने से रोकने के लिए
छिद्रों एवं खिड़कियों आदि को बंद करने में किया जाता है। अगला जो है अग्नि सहायक पदार्थ के रूप में भी इसे उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग धातु के बारे में समझ लिए, धातु के गुण भी समझ लिए। ठीक है।